हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.36 पर डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम के 3 पार्ट पे पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, सो आज हम इसके लास्ट और चौथे पार्ट पे डिस्कस करेंगे। एक बार आप प्रॉब्लम सुने। ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट शेप ऑफ द फील्ड यूजिंग लाइंस ऑफ फोर्स if the potential of this field depends on xy coordinates as v equal to a into x into y where a is a constant। So कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी या किस तरह से वो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, इसको समझे। पहले मान लीजिए a एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और a को पॉजिटिव मानते हुए हम सबसे पहले इस पोटेंशियल की इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करना चाहेंगे। यहां पर आप लोग ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रिएट करने के लिए इक्वी पोटेंशियल लाइंस को जान लेना एक कंफर्टेबल प्रोसेस होता है हमेशा। सो v की किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए अगर हम इस ज्योमेट्री को प्लॉट कर लेते हैं कार्टेशियन प्लेन में, तो बड़ा आसान हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रिएट कर पाना, क्योंकि तब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आसानी से और बेहतर बनाया जा सकेगा। सो सबसे पहले माने कि v एक कांस्टेंट है। सो v को एक कांस्टेंट v1 मानते हुए अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं, तो आप देख पा रहे हैं कि v को कांस्टेंट मानने के बाद और a ऑलरेडी कांस्टेंट है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है a, तो इन दोनों को कांस्टेंट मानने पर x इंटू वाई एक कांस्टेंट बन जाएगा और x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को प्रेजेंट करता है। यह जानते हुए अगर मैं इसका स्टैंडर्ड प्लॉट क्रिएट करूं किसी वैल्यू v1 के लिए, तो वो कुछ इस तरह बनेगा। यहां पर ध्यान रहे v को एक पॉजिटिव वैल्यू मान करके ये ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है। अब अगर मैं v की डिफरेंट वैल्यू के लिए ग्राफ प्लॉट करूं, तो आप समझ सकते हैं जैसे जैसे v का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये ग्राफ बिना शेप बदले एक्सिस x और y से दूर होता जाएगा। सो ये जो दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने क्रिएट किया है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला v की किसी अलग वैल्यू के लिए जो कि v1 से ज्यादा है प्लॉट किया जा रहा है। यानी यहां पर पहला जो v1 पोटेंशियल पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया गया है वो कम पोटेंशियल पर बना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और किसी हायर पोटेंशियल के लिए वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थोड़ा और दूर शिफ्ट हो जाएगा एक्सिस से। इसी प्रकार कई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाए जा सकेंगे v की डिफरेंट वैल्यू के लिए। यहां पर आप ध्यान रखें कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला v की किसी एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन जब हम लगातार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को बदल रहे हैं तो बनने वाला नया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पुराने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से अलग पोटेंशियल के लिए क्रिएट किया जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि इस और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हर पॉइंट पर पोटेंशियल v1 है, लेकिन दूसरे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए हर पॉइंट का पोटेंशियल v1 से ज्यादा है, और इसी प्रकार ये बढ़ता जा रहा है। एक बात यहां पर और क्लियरली समझें, आप देख सकते हैं कि x और y की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी v इंक्रीज होगा। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके कंपैरेटिवली इसका पोटेंशियल ज्यादा है और अगले का और ज्यादा है, और यही थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा। यानी कि v1 से ज्यादा पोटेंशियल v2 का है, उससे ज्यादा v3 का है। एक बात यहां पर और समझें कि अगर हम इन ग्राफ को प्लॉट करते समय v की किसी निगेटिव वैल्यू के लिए माइंड मेकअप करें, मान लीजिए हम v की वैल्यू को नेगेटिव अप्रोच करके ग्राफ प्लॉट करना चाहें, तो फिर यही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमको सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाने पड़ेंगे। यानी अब v1 के इक्विवेलेंट किसी वैल्यू के लिए अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया जाएगा तो वो इस सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, और इसका एसोसिएटेड दूसरा पार्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। लेकिन यहां ध्यान रहे कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो इन्हीं के एसोसिएटेड है, ये -v1 न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए प्लॉट किए गए होंगे। आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, और a चूंकि पॉजिटिव कंसीडर किया गया है तो इसे ओवरऑल नेगेटिव आना चाहिए। सो क्लियरली v की नेगेटिव वैल्यू के लिए यह ग्राफ प्लॉट हुआ है, और ठीक इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। सो v की नेगेटिव वैल्यू के लिए ही यह ग्राफ भी प्लॉट हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे x और y की वैल्यू बढ़ेगी, यानी आप एक्सिस से दूर जाएंगे
तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो बनेगा उसके लिए एसोसिएटेड v का वैल्यू पहले से ज्यादा होगा न्यूमेरिकली, लेकिन हम जानते हैं माइनस लगने के बाद बड़ा नंबर छोटा और छोटा नंबर बड़ा होता है, तो हमें कहना होगा कि इस बार ये जो नया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमने क्रिएट किया है माइनस v2 पोटेंशियल के लिए, वो पोटेंशियल इस v1 के कंपैरेटिवली कम है। यानी कि इस बात को बहुत स्टूडेंट ध्यान से समझें कि यहां पर मैं v1 से बड़ा कह रहा हूं v2 को, उससे बड़ा v3 को, और वही चीज मैं यहां भी कर रहा हूं, लेकिन इस केस में मुझे कहना होगा कि माइनस v1 माइनस v2 से बड़ा है और माइनस v2 माइनस v3 से बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में बड़ी वैल्यू छोटी और छोटी बड़ी हो जाएगी। ये एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है। सो इस केस में अगर इन टर्म्स को कनेक्ट किया जाएगा तो ग्रेटर का साइन इनसाइड होगा। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर इस प्लॉट के ऊपर, इस इक्विपोटेंशियल लाइंस के सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रिएट करने की कोशिश की जाए, तो आइए देखते हैं लाइंस कैसी बनेंगी। हमें लाइंस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर क्रिएट करनी है। यहां भी लाइंस का एसोसिएशन दिख रहा है, यहां भी, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी। तो सबसे पहले आप इस सिस्टम को एक सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करके पार्ट्स में ब्रेक कर लें, ताकि हम किसी भी डायरेक्शन में इस ग्राफ को प्लॉट कर सकें, यानी किसी भी इक्विपोटेंशियल लाइन से दूसरी इक्विपोटेंशियल लाइन की तरफ अपना ग्राफ बना सके। अब ध्यान से देखें कि ये V3 पोटेंशियल V2 से ज्यादा है, V2 V1 से ज्यादा है, और V1 चूंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑफ कोर्स ये माइनस V1 से ज्यादा ही होगा, और फिर माइनस V1 माइनस V2 से ज्यादा है, और वो माइनस V3 से ज्यादा है। तो जो लाइन कंटिन्यूअसली इन सभी इक्विपोटेंशियल लाइन से होकर गुजरेगी उसे हमें इन इक्विपोटेंशियल लाइंस के परपेंडिकुलर बनाना होगा और हायर से लोअर की ओर रन कराना होगा। तो ग्राफ का शेप अब तक मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि कुछ इस तरह से आना चाहिए। ये लाइन इन इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगी और इसका एरो ये शो करेगा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या है। सो कुछ इस तरह से प्लॉट बनेगा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के रीजन में। अब यही बात अगर हम इस रीजन में देखें तो यहां भी ये लाइंस कुछ ऐसा शेप लेंगी, हायर पोटेंशियल से लोअर की ओर। सो कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा इस अपर पोर्शन में, और इस वाले पोर्शन में V3 हायर पोटेंशियल है और माइनस V3 सबसे कम, तो यहां पर बनने वाले लाइंस का शेप कुछ ऐसा जाएगा। और यही काम अगर हम इस रीजन पे करें तो हायर से लोअर की ओर बनने वाली ये लाइंस कुछ इस तरह से बनेंगी। सो चारों क्वाड्रेंट के पेयर्स में, ये चार हिस्सों में बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेंगी। तो ये इस रीजन की लाइंस है, ये इस रीजन की, ये इस रीजन पे और ये इस रीजन पे, और इनके एरो हमको बता रहे हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रन करती हैं और क्या डायरेक्शन है उनका। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करते वक्त आपको एरो शो करना होगा ताकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की डायरेक्शन को एक्सप्रेस कर सकें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर रन करता है। सो इस तरह से आप एक ग्राफ प्लॉट करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बात पे और ध्यान दें कि ये ग्राफ प्लॉट करते समय हमने ए को एक पॉजिटिव नंबर कंसीडर किया। दूसरी सिचुएशन पे बात करते हैं कि अगर इसी पोटेंशियल इक्वेशन में ए एक नेगेटिव कांस्टेंट होता तो ए की नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या क्या चेंजेस आते, बस हम उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी ये ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ है ये अब हम समझ चुके हैं। हमें डिस्कस करना है कि ए के नेगेटिव होने से क्या क्या चेंजेस आते। तो समझें कि अगर ए नेगेटिव हो जाता तो ए के नेगेटिव होने पर जब आप एक्स और वाई दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज या दोनों की नेगेटिव वैल्यूज लगाते तो वी नेगेटिव आता। सो चेंज को समझें कि अभी भी ये प्लॉट वैसे ही बनेंगे जैसे ये इससे पहले बने थे, बिल्कुल सिमिलर शेप बनेगा इन इक्विपोटेंशियल लाइंस का इस केस में भी। तो मैं सबसे पहले इन इक्विपोटेंशियल लाइंस को क्रिएट कर ले रहा हूं सभी सेगमेंट्स में, सभी क्वाड्रेंट्स में, और अब जो बात चेंज हुई है उस पर जरा सा फोकस करें कि लाइंस ये वैसे ही बनी है जैसे पहले बनी थी, लेकिन एक चेंज यहां पर आया है कि अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाली इन लाइंस के पोटेंशियल को मैं पिछले बार की तरह V1 V2 V3 ना लिख के माइनस V1 माइनस V2 और माइनस V3 लिखूंगा, और यही मैं थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज के साथ भी करूंगा।
सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट जिनमें नेगेटिव पोटेंशियल्स थे, इस बार उनमें पोटेंशियल पॉजिटिव होंगे। न्यूमेरिकली ये वैल्यू बाहर की ओर बढ़ रही, लेकिन आप वैल्यूज को साइन के साथ देखेंगे तो कौन वैल्यू ग्रेटर है और कौन स्मॉलर, इसका बिल्कुल सही कैलकुलेशन माइंड में रखें। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बाहर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में इस बार पोटेंशियल एक्स और वाई एक्सिस से दूर जाने पर घट रहा है। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बिल्कुल पिछले केस की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करूं सभी सेगमेंट्स में, मैं इस पूरे क्वाड्रेंट सिस्टम को 45 डिग्री सिमेट्री लाइन से कुछ हिस्सों में बांट दे रहा हूं। और अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करूं तो इस रीजन में वो लाइंस इस बार कुछ इस तरह से चलेंगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, और इस रीजन में इन लाइंस को चलना होगा कुछ ऐसे, ऐसा शेप आना चाहिए। इस सेकंड और इस थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के जंक्शन पे ये लाइनें चलेंगी कुछ इस तरह से, हायर से लोअर की ओर, और इस रीजन में इन लाइनों का शेप होगा कुछ ऐसा, यानी कुछ इस तरह से ये लाइनें शो होंगी। थोड़ा सा यहां इंटरसेक्शन आ गया है, मैं यहां पर थोड़ा सा इस रीजन को खाली कर दे रहा हूं ताकि आप क्लियरली देख पाएं दोनों के डिफरेंस को, क्योंकि एक आध लाइन कम कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एरो पर ध्यान दें कि किस तरह से ये क्रिएट किए जा रहे हैं। तो अब आप इन दोनों ग्राफ के डिफरेंस को समझें कि जब ये नेगेटिव हो गया है तो जो एरो इस डायग्राम में सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ 45 डिग्री डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो एरो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जो एरो यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में थे अब वो थर्ड क्वाड्रेंट की ओर है। तो इन चेंजेस के साथ हम दोनों प्रकार के ग्राफ को समझ सकते हैं। तो बस यही सजेशन है हमारा कि कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करने की बात आए तो पहले आप पोटेंशियल को कांस्टेंट वैल्यू मानते हुए उस कर्व को प्लॉट करें, वो जो भी ज्योमेट्री है उसे ड्रॉ करें। ज्योमेट्री ड्रॉ करने से आपको एक ऐसा कर्व मिल जाएगा जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। फिर आप v की वैल्यू को चेंज कर करके लेकिन कांस्टेंट रखते हुए, यहां पर ध्यान रहे किसी एक कर्व के लिए v कांस्टेंट है लेकिन किसी दूसरे कर्व के लिए v का वैल्यू चेंज हो जा रहा है। तो यहां पर मैं दो शब्द एक साथ इस्तेमाल कर रहा हूं, एक तो मैं v को कांस्टेंट बोल रहा हूं फिर चेंजिंग भी बोल रहा हूं, तो इससे कंफ्यूजन में ना आए। किसी एक ग्राफ के प्लॉट करने में v कांस्टेंट है लेकिन एक नए ग्राफ के प्लॉट करने में फिर v का वैल्यू चेंज हो जा रहा है। तो v की अलग अलग वैल्यू के लिए यहां पर पहले ग्राफ प्लॉट किया गया, और फिर इस कंसेप्ट को जानते हुए कि इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर रन करती है, हमने कुछ इस तरह से उनको प्लॉट कर लिया। सो आप ऐसे इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इक्विपोटेंशियल लाइंस की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।